प्रिय साथियों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम विभाग ने अभी एक अधिसूचना जारी की है, नोटिफिकेशन जारी किया है। और जिस नोटिफिकेशन का उन्होंने नाम रखा है द न्यू एमनेस्टी स्कीम 2025, वह नोटिफिकेशन है P11/14 एमनेस्टी स्कीम /2023 रिवीजन 2 दिनांक 24/7/25। इसका पूरा नाम है द न्यू एमनेस्टी स्कीम 2025 फॉर विड्रॉल ऑफ द क्रिमिनल केसेस फाइल्ड अगेंस्ट इंश्योर्ड पर्सन एंड एम्प्लॉयर्स and settlement of cases filed by employers under Section 75 and 82 of ESI Act 1948 and इसी तरह के और केस। इसका बेसिस क्या है? यह बात बहुत दिनों से चली आ रही थी कि ESI में कुछ ऐसे केस चल रहे हैं जिनकी अब कोई रिलेवेंसी नहीं बची है और जिनका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और जिसमें नियोक्ता और सरकार या राज्य कर्मचारी निगम दोनों की ESI के लोग ऑफिसर्स की भागीदारी हो। इसीलिए जो 196 मीटिंग जो 27 जून 2025 को हुई थी, उसमें यह अप्रूवल दिया गया कि एक स्कीम बनाकर इन सब केसों को विड्रॉ किया जाए। वह स्कीम क्या है? वह स्कीम का पर्पज यह था कि एक तो जो नंबर ऑफ लिटिगेशंस हैं उनको कम किया जाए, एक ऐसा रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि नंबर को तत्काल प्रभाव से काफी कम किया जाए और वो सारे आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो, कि कोर्ट में तो होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का एक तरीका खोज निकाला। दूसरी बात यह थी कि जो ESI का गुडविल है वो खराब हो रही थी कि ESI के अधिकारी कई बार जाने अनजाने ऐसे मुकदमे लगा देते हैं जो सालों चलते हैं और जिनमें ना ESI कुछ मिलता है, ना एम्प्लॉयर का समय, ऊर्जा और धन सबकी बर्बादी होती है। इसीलिए उसकी जो ब्रांड बिल्डिंग है ESI की वो स्ट्रांग की जाए या उसके गुडविल को सुधारा जाए। तो पहला प्रभाव तो ये दो कारण थे। अब इसमें कवरेज क्या क्या है, हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि इसमें कवरेज क्या क्या है। इसमें कवरेज है सेटलमेंट ऑफ कोर्ट केसेस फाइल्ड अंडर सेक्शन 75 एंड अपील्स अंडर सेक्शन 82, और या जो आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ESI के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उन सबको समाप्त किया जाए। दूसरा इसका कवरेज है जहां एम्प्लॉयर हैज डिस्प्यूटेड द लेवी एंड डैमेजेस, जिनमें लेवी के या डैमेजेस के केसेस हैं उनको तत्काल प्रभाव से या तो खत्म किया जाए या सेटल किया जाए। तीसरा है स्कीम टू विड्रॉ द कोर्ट केसेस फाइल्ड अंडर सेक्शन 84, 85, 85A ऑफ द ESI एक्ट, जो ESI में ESI के लोगों के साथ ही चल रहे हैं। चौथा इसमें द स्कोप ऑफ द न्यू एमनेस्टी स्कीम 2025 इज टू एनहांस द केसेस अंडर सेक्शन 85A, जो पहले की जो स्कीम थी 2023 की उसमें नहीं थे, तो 85 सबसेक्शन A एंड G, 85 सबसेक्शन E का मतलब है नॉन सबमिशन ऑफ टाइमली रिटर्न ऑफ द कंट्रीब्यूशन। ठीक है। तीसरा कैटेगरी है द केस ऑफ लेट सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन फॉर्म बाय द एम्प्लॉयर। तो इन चीजों को खत्म करने की कोशिश की जाए। इसी में चौथा कैटेगरी जो E आती है वह है एज फार एज द पॉसिबल द ऑफिसर ऑफ द ESI हु डिटरमाइंस, जो इन केसों में या तो डैमेज या कंट्रीब्यूशन जिन्होंने पहले निश्चित किया है उनको नहीं शामिल किया जाएगा, उनके अतिरिक्त, ताकि वो प्रेजुडिस ना हो, उनके अतिरिक्त उन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। अगला इसका जो कदम है वह यह है कि ऑल द केसेस आर रिक्वायर्ड टू सेटल एज पर द स्कीम विद इन 6 मंथ। जो
जब ये स्कीम लागू हो जाएगी 1 अक्टूबर से, तो उसमें जो स्कीम के लिए अप्लाई कर देगा उसके 6 महीने के अंदर इस तरह के केस समाप्त किए जाएंगे। उनमें तारीख पर तारीख लगाने की जो प्रक्रिया है या डिले करने की प्रक्रिया है वह काम नहीं करेगी। नंबर जी, द न्यू एमनेस्टी स्कीम 2025 विल बी इन फोर्स। ये 1 अक्टूबर 25 से लेकर के 30 सितंबर 2026 तक, अर्थात 1 साल के लिए ये स्कीम खोली गई है। ऐसा नहीं है कि ये ओपन एंडेड प्रोसेस है, नहीं, ये केवल 1 साल के लिए खोली गई है, जो 1 अक्टूबर 25 से 30 सितंबर 26 तक चलेगी। अब हम बात करते हैं, द स्कीम विल ऑल्सो अवेलेबल टू द एम्प्लॉयर्स or insured person who have already availed the benefit of earlier scheme। जो मैं 2023 की स्कीम की बात कर रहा था, जिन्होंने उसका बेनिफिट लिया उनके लिए भी यह स्कीम रहेगी। जो केस उस समय नहीं हुए थे और इसके परव्यू में आते हैं तो वो भी इसमें सेटल किए जा सकते हैं। इसका आई जो पॉइंट है, द रीजनल डायरेक्टर्स, जॉइंट डायरेक्टर्स और इंचार्ज, ऑफिस इंचार्ज, जो रीजनल या सब रीजनल ऑफिस के आर फुल्ली एम्पावर्ड टू अकॉर्ड द सैंक्शन। उन सबको पूरी तरह से पावर दे दी गई है। ऐसा नहीं है कि उनको ऊपर से पूछना है, और ये पावर्स उनको मिली है पैरा ए में, पैरा बी में, पैरा सी में, पैरा डी में, ऑन द रिसिप्ट ऑफ कंप्लायंस आफ्टर द स्कीम। जब ये स्कीम लागू हो जाएगी तो ABCD के लिए यह लागू रहेगी। इसी का जे पार्ट है, द रीजनल डायरेक्टर विल मीट द रजिस्ट्रार ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑफ ईच स्टेट, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, बंगाल हो, जिसका भी स्टेट है उनके जाकर के मिलेंगे कि वो अपने नीचे की अदालतों को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो या कोई और तरह की कोर्ट जिनमें ये वाद लंबित है, उनको ये सेटल करने की, जब उनके यहाँ लाए जाए तो सेटल करने में तेजी दिखाई जाए। इसके अतिरिक्त जो के पॉइंट है, ए कमेटी और कंपेराइजिंग द डिप्टी डायरेक्टर, जो कमेटी बनेगी इन केसों को सुलझाने के लिए, उसमें डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, और वो अकेले नहीं, डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस। तीसरा, ए पैनल ऑफ एडवोकेट्स वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ये कुछ पैनल एडवोकेट्स इसमें लगाए जाएंगे जो रिव्यू करेंगे और जो केस फाइल होने के 6 महीने के अंदर समाप्त करेंगे, ताकि इन केसों को विभिन्न कोर्टों से विड्रॉ किया जाए। नंबर एल, जो पब्लिसिटी है, इसकी पब्लिसिटी के लिए पूरा ESI डिपार्टमेंट, चाहे वो डायरेक्टर लेवल का हो या रीजनल डायरेक्टर का हो, जॉइंट डायरेक्टर लेवल का हो, डिप्टी डायरेक्टर का हो, RO हो, SRO हो, सबको यह सलाह दी गई है कि वो एक तो अपने जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं लोकल भाषा में, जैसे आंध्र प्रदेश की भाषा अलग है, तमिलनाडु की अलग है, केरल की अलग है, पंजाब की अलग है, मिजोरम की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, हिमाचल की अलग है, उत्तराखंड की अलग है, तो अपनी अपनी भाषाओं में जहां जो भाषा का प्रचलन है लोकल न्यूज़पेपर्स में इनका कवरेज करें। एडवर्टाइजमेंट जहां इंडस्ट्रीज बेल्ट हैं वहां लगाएं। तीसरा, प्रेस रिलीज निकालें। चौथा, जो एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन हैं या ट्रेड यूनियंस हैं या जो एम्प्लॉयज की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रुप में काम करती हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करें ताकि उन सबको जानकारी हो और इस स्कीम का सबको अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। पॉइंट एम है, नीड नॉट टू रेफर टू हेड क्वार्टर। इसमें रीजनल डायरेक्टर को, सब रीजनल डायरेक्टर्स को यह भी आदेश दिए गए हैं कि किसी भी निर्देश के लिए या किसी भी आगे की दिशा निर्देश के लिए कोई हेडक्वार्टर को न लिखे, अपने लेवल पर तत्काल प्रभाव से उसको समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर नियमानुसार अधिक से अधिक विवादों को खत्म किया जाए। नंबर एन, जिसमें कुछ जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल रहेंगे उन्हें इंसेंटिव स्कीम के तहत कुछ पैसा मिलेगा, उसको डिक्लेरेशन किया गया, जिसकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। पॉइंट ओ है मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। हर रीजनल ऑफिस में एक मंथली रिपोर्ट जो सब्सिक्वेंट मंथ के 10 तारीख तक मेन हेडक्वार्टर को जाएगी कि इसमें कितनी, किस स्टेट में, किस रीजनल ऑफिस में, किस सब रीजनल ऑफिस में क्या प्रोग्रेस चल रही है।
तो इस तरह से यह स्कीम ऑपरेट करेगी। अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम में विस्तार से कि किन किन तरह के वादों को, विवादों को, क्या कौन कौन लोग बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहला है सेटलमेंट ऑफ कोर्ट केसेस अंडर सेक्शन 75 और अपील सेक्शन 82 ऑफ द ESI एक्ट। उसमें भी 3 तरीके से, जो संस्थान 5 साल पहले बंद हुए हैं, जो 5 साल विद इन 5 ईयर्स बंद हुए हैं, और जो संस्थान अभी वर्तमान में चालू हैं। तो सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जो अब से संस्थान 5 साल पहले बंद हो चुके, जिनको 31/3/25 से पहले 5 साल से अधिक का समय हो गया है। उनको क्या बेनिफिट मिला है? 31/3/25 से पहले माननीय उच्च न्यायालय में 5 साल से अधिक समय की पेंडेंसी हो। दूसरा इसका जो एरिया है, क्राइटेरिया है, वह है जिनका इस योजना के आने से पहले कोई असेसमेंट का विवाद नहीं हुआ है, तो वो विवाद नया विवाद माना जाएगा। तीसरा, रीजनल डायरेक्टर और इंचार्ज इन सब कामों की पहल करेंगे, वो ढूंढेंगे कि हमारे यहाँ कौन कौन से केसेज हैं, वो मिलेंगे और उन चीजों पर एग्रेसिवली वर्क करेंगे। दूसरे, जो संस्थान पिछले 5 सालों में बंद हुए हैं, अर्थात 1/4/20 से लेकर के 31/3/25 तक के बीच में जो बंद हुए हैं, उनमें कौन कौन आएंगे? जहां एम्प्लॉयर ने सब्सटेंशियली कवरेज दिखाया है, जिनकी इच्छा है कि हम इनका कवरेज करें, उनको बेनिफिट मिलेगा। जहां स्वीकार्य देय भुगतान जो उन्होंने स्वेच्छा से डिसाइड किए पूरे हो चुके हैं, वहां डैमेजेस के केस है कि आपको डैमेज देना है, तो डैमेजेस के केस तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाएंगे। इसी का चौथा प्रभाव है, जहां असेसमेंट हो चुका है वहां उसी के आधार पर भुगतान किया जा चुका है। जैसे असेसमेंट हुआ, भुगतान कर दिया, फिर उसका रिकॉर्ड दिखा करके केस का निपटारा कराएं और आगे की प्रक्रिया को आगे अपनाएं। तो ये 4 प्रक्रियाएं इस तरह से चलेंगी। अब वो है जो तीसरे, जो वर्तमान में उद्योग चल रहे हैं, जहां नियोक्ता आज भी काम कर रहा है, जहां नियोक्ता का नॉन कवरेज या बाद में जो डेट से लेट से उन्होंने कवरेज दिखाया है और वैधानिक कारण का साक्ष्य दे रहे हैं, उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो वह स्वीकार किया जाएगा। और डैमेज और किसी से नहीं, डैमेज की प्रक्रिया पूर्णतः इसमें बाहर निकाली गई है। शर्त यह है इन दोनों कंडीशन के लिए कि नियोक्ता ने स्वेच्छा से फॉर्म 01 सबमिट ना किया हो, वह कवरेज ESI के अथॉरिटीज ने किया हो। यदि आपने स्वेच्छा से किया है तो जो पैसा बनेगा वो आपको जमा करना ही पड़ेगा। इसकी दूसरी कैटेगरी है डिस्प्यूट ऑफ कंट्रीब्यूशन, जहां अंशदान का विवाद है। अंशदान का विवाद किन किन सेक्शंस में आता है? सेक्शन 45A, सेक्शन 45AA, सेक्शन 75A, या अपील जाती है सेक्शन 82 में, या अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में भारतीय संविधान की आर्टिकल 226 के तहत। और ये सब 31/3/25 से पूर्व में हो चुके हों, केस लग चुके हों, उसके बाद लगेंगे तो इसके दायरे में नहीं आएंगे। इसमें 2 केसेस, 2 तरह की बेनिफिट दिए गए हैं। एक तो नियोक्ता माननीय उच्च न्यायालय में निवेदन कर परमिशन ले सकता है कि साहब मैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहता हूं, मुझे परमिशन दे दीजिए, फिर आके अप्रोच करे और कर ले। या पहले से डिपार्टमेंट के साथ इस नोटिफिकेशन के तहत बेनिफिट लेकर दोनों जॉइंट सेटलमेंट कर उसकी एक कॉपी सबमिट कर केस विवाद को वापस कर सकते। तीसरा, रिकॉर्ड के आधार पर देय जितने भी भुगतान बनते थे नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान के रूप में, तथा भुगतान के जो उसका ब्याज बनता है, इंटरेस्ट बनता है लेट की वजह से, उसका भुगतान किया जाना आवश्यक है। इसकी तीसरी कंडीशन है, जहां असेसमेंट के लिए नियोक्ता ने रिकॉर्ड देने में असमर्थता जाहिर की, वहां PF या जो इनकम टैक्स जिन पर असेसमेंट हुआ है वह रिकॉर्ड वैधानिक माना जाएगा। तो इसमें 2 कंडीशन लगा दी कि जहां प्रोविडेंट फंड है या जो इनकम टैक्स की रिटर्न का डॉक्यूमेंट है, उनमें जो अमाउंट शो किया गया वह वैधानिक माना जाएगा। इसी का दूसरा, जहां रिकॉर्ड असेसमेंट के लिए उपलब्ध नहीं है और वहां बैलेंस शीट के आधार पर वेज का कम से कम 30% को आधार मानकर देय भुगतान की गणना की जाएगी। तो आपको कम से कम 30 और मैक्सिमम 40 की लिमिट पहले से है,
तो इसके बीच में जहां सेटलमेंट हो जाएगा उसके हिसाब से उन केसों को समाप्त किया जा सकता है। इसमें एक और भी बात है, जहां हेडक्वार्टर के पत्र संख्या 11/13/97 इंस्ट्रक्शन -4 डेटेड 26/5/3 के आधार पर बेनिफिट ले चुके हैं, वो इस स्कीम के बाहर माने जाएंगे, क्योंकि एक स्कीम पहले से काम कर रही है। जिन्होंने उस स्कीम का बेनिफिट ले लिया है वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसी में नंबर 5वीं प्रक्रिया है रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन। नियोक्ता जो रिवाइज कंट्रीब्यूशन निकलेगा और उसमें यदि इंटरेस्ट है, डिले का पेमेंट है, तो डैमेजेस नहीं देने होंगे लेकिन इंटरेस्ट देना होगा। और डैमेजेस की प्रक्रिया पूरी तरह से इस जितने भी डैमेजेस के केस हैं, कोशिश ये की जा रही है इस एक तरफ से, तो उन सब केसों को विड्रॉ किया जाए। इसी में नंबर 7वां है नियोक्ता भविष्य में समय पर तथा नियमानुसार, एक तो टाइमली और अकॉर्डिंग टू द लॉ, ईएसआई की स्कीम की पालन करने की अंडरटेकिंग देगा कि मैं भविष्य में कोई इस तरह की गलती नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि आज बेनिफिट ले लिया फिर कोई दूसरी स्कीम का इंतजार करे, तो ये अंडरटेकिंग देनी होगी एम्प्लॉयर को कि मैं भविष्य में कोई भी इस तरह की गलती नहीं करूंगा। इसका बी पार्ट है जहां नियोक्ता ने डैमेजेस पर विवाद पैदा किया है, मतलब उन्होंने इंटरेस्ट भी दे दिया, कंट्रीब्यूशन भी दे दिया, लेकिन डिपार्टमेंट कहता है कि अब डैमेजेस दो। तो जहां डैमेजेस का विवाद है उन केसों में क्या होगा, जहां डैमेजेस के विवाद 31/3/25 से पूर्व में लग चुके हैं, वहां नियोक्ता को डैमेजेस की राशि का 10%, आपने सपोज किसी पर 1000 रुपए लगे तो 100 रुपए जमा करके उसको विड्रॉ कर सकते हैं, तो 10% देना ही होगा। इसकी दूसरी कंडीशन है जहां डैमेजेस का विवाद अपील लोअर कोर्ट से निश्चित होकर आपने हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में या और दूसरी कोर्ट में आप गए हैं, तो वहां जो लोअर कोर्ट ने निर्णय दिया था उन निर्णय के आधार पर देय राशि का भुगतान कर हायर कोर्ट से वह मुकदमा वापस लिया जा सकता है, तो अच्छी पहल है। इसी की तीसरी सी जो कंडीशन है, धारा 84, धारा 85 और धारा 85A के विवादों का निपटारा कैसे किया जाएगा। उसके लिए नंबर 1, जो विवाद इंश्योर्ड पर्सन के विरुद्ध लगे हैं, अर्थात जिन्होंने ईएसआई से बेनिफिट ज्यादा ले लिया है या गलत दस्तावेज दे दिए हैं, जिन्होंने कुछ गलतियां की हैं, जिनके रिकॉर्ड में खामियां हैं, उनमें तो जो विवाद इंश्योर्ड पर्सन के विरुद्ध लगे वह समस्त धनराशि से अधिक जो उनकी बनती थी उससे जो अधिक ले लिए वह लौटा दे और फिर अपना केस विड्रॉ कर ले, एक कंडीशन। दूसरा, जो लौटाएगा उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, जितनी अमाउंट बनती है उतनी ईमानदारी से लौटा दीजिए। नंबर 3 है इंश्योर्ड पर्सन को यह भी अंडरटेकिंग देनी होगी, यदि वह इंश्योर्ड पर्सन आज भी ईएसआई का मेंबर है और ईएसआई की स्कीम के तहत कवर्ड है, तो उसको यह भी अंडरटेकिंग देनी होगी भविष्य में वो कोई झूठा या फर्जी या गलत या ना तो स्टेटमेंट देगा ना कोई दस्तावेज देगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देगा। चौथी कंडीशन है जहां इंश्योर्ड पर्सन के विरुद्ध 31/3/25 से 5 वर्ष पूर्व में लगा केस लेकिन आज तक उसका पता नहीं चला, अर्थात 20 का लगा केस जो आज तक पता नहीं चला है, तो वह विवाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यदि 5 साल में एसआई नहीं ढूंढ पाई या कोर्ट नहीं ढूंढ पाई तो अब उसमें समय और धन और ऊर्जा की बर्बादी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी का 5वां, जिन विवादों में कोई फोर्जरी या क्रिमिनल गतिविधि शामिल है, उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटी की है जो फाइनेंशियल क्राइम है, उन सब में इस स्कीम को दायरे से बाहर रखा गया है। वो सब केस बराबर चलेंगे, उन पर जो भी या तो क्रिमिनल गतिविधियों में या जो ईएसआई की स्कीम के तहत प्रावधान है उनमें वाद चलता रहेगा। इसी का दूसरा, जहां नियोक्ता के विरुद्ध लगे हैं, जो धारा 85, 85A में 31/3/25 तक दर्ज किए जा चुके हैं, मतलब जो दर्ज हो गए हैं उसके बाद हुए 31/3 के बाद वो नहीं, वहां क्या होगा, जहां अनुमान के आधार पर देय राशि की गणना के बाद नियोक्ता ने वास्तविक रिकॉर्ड अब प्रोड्यूस करना चाहता है। पहले उसने किया कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ईएसआई की डिपार्टमेंट ने 40% या 30% के बीच की जो भी अमाउंट तय की उसमें डिसाइड कर दिया। अब वो कहता है कि मेरे को रिकॉर्ड मैंने ढूंढ लिया है, अब मेरी आप गणना कर लीजिए, तो वह रिकॉर्ड दिखाकर भी नई गणना करा करके इन विवादों को समाप्त कर सकता है। दूसरा, जहां नियोक्ता के पास आवश्यक रिकॉर्ड आज भी उपलब्ध नहीं है
और वह कहता है कि आप उस गणना को जो आपने 30% और 40% के बीच की है उसको निकाल करके मेरे पास पीएफ का रिकॉर्ड है और मेरे पास इनकम टैक्स का रिकॉर्ड है, उनके आधार पर गणना कर दीजिए और जो बनता है वो काट लीजिए, बाकी लौटा दीजिए, मैं तैयार हूं। तो वो विवाद भी वापस होंगे। तीसरी कंडीशन, किन दशाओं, निम्न दशाओं में नियोक्ता कोई दस्तावेज देने के लिए बाध्य नहीं होगा। किन किन केसों में? इनमें किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है, ये केस वैसे ही होंगे। यदि वह संस्थान जहां डिफॉल्ट हुआ उसके पूर्व के महीने के आधार पर आप अंशदान देना चाहते हैं, जैसे कोई केस हुआ मई 20 में और आप कहते हैं कि अप्रैल 20 के हिसाब से गणना कर लीजिए, जो अप्रैल में था मेरा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं है, घटता ही है, और वास्तविकता यह है कि अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कमी होते जा रहे हैं, तो आप कम के आधार पर गणना करके केस विड्रॉ कर लीजिए। एक तो उन केस में कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, केवल एक कंसेंट देनी है। दूसरा, जहां मासिक वेतन या मजदूरी जो फॉर्म 1 में दर्शाई गई है उसका रिकॉर्ड देने को तैयार है, तो वहां उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। तीसरी, जहां एसएसओ ने सर्वे किया और वहां जो अमाउंट मिली उस आधार पर ही गणना की जाएगी, उसमें किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। और यदि ये तीनों नहीं है तो उन केसों में जो उस राज्य का उस पर्टिकुलर एरिया में जहां संस्थान की गतिविधियां चालू हैं वहां जो मिनिमम रेट का रेट लागू है उस रेट पर गणना कर ईएसआई के अंशदानों का गणना करके दोनों का, एम्प्लॉयर का भी एम्प्लॉय का भी भुगतान किया जाएगा। इसी की जो चौथी कंडीशन है वह है जहां वास्तविक दस्तावेजों के आधार पर असेसमेंट हुआ वह इस योजना के अधिकार क्षेत्र से बाहर माने जाएंगे। आपने कोई दिखाया और आज कह रहे हैं कि नहीं मैं इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता हूं, तो वास्तविक डॉक्यूमेंट के आधार पर जो असेसमेंट हुआ उसमें कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नंबर 2, नो डैमेज विल बी क्लेम्ड। ईएसआई ऐसा लगता है कि डैमेज की जितनी अमाउंट है उस सबको पूरी तरह माफ करने पे लगी है। हर क्लॉज में डाला है कि डैमेज नहीं लिया जाएगा, डैमेज नहीं लिया जाएगा, तो डैमेज का जितने भी मुकदमे हैं वो सब विड्रॉ किए जाएंगे। इसी का अगला नंबर 6 कंडीशन है जहां नियोक्ता ने अंशदान तथा ब्याज को पूर्व में अंडर प्रोटेस्ट जमा कराया था, बनता तो है नहीं लेकिन मैं आपका मुझे इंटरेस्ट नहीं लगे मैं अंडर प्रोटेस्ट जमा करा देता हूं। वहां यह है नियोक्ता की धनराशि जो उस पर वास्तविक गणना हुई है उससे जो अधिक है वह तत्काल प्रभाव से वापस करनी होगी, और वापस करने के लिए अलग से कोई रिक्वेस्ट लेटर या निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि बाद में उसने समय पर नियमानुसार भुगतान पूरा किया हो। ऐसा नहीं है कि उस तब भी डिफॉल्टर था जिसमें मुकदमा लग गया बाद में भी डिफॉल्टर है तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि बाद में ईमानदारी से समय पर नियमानुसार भुगतान हो रहा है तो वह उसका बेनिफिट लेगा। डी, इसकी इस योजना का दायरा क्या है? वह है जो विवाद धारा 85A और G के तहत ऐसे बहुत से केस हैं जो 31/3/25 से पूर्व 15 वर्ष से चले आ रहे हैं, जिनको 15 साल हो गए और देय राशि बहुत कम है, उनमें समय, साधन, ऊर्जा और अन्य सब चीजों की बर्बादी की जा रही है। वह सब केसेस को भी तत्काल प्रभाव से बंद करने की पहल की जा रही है। उनमें भी 3 कैटेगरी में बांटा है संस्थानों को। एक तो वो संस्थान जो बंद हो चुके हैं, जो संस्थान बंद हो चुके हैं और नियोक्ता ज्ञात नहीं हो पा रहा है, नियोक्ता का पता नहीं चल रहा कौन कहां गया, वह तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाएंगे। ईएसआई स्वयं उन्हें समाप्त करेगी। दूसरा, जिन संस्थानों पर ब्याज और डैमेजेस को जोड़कर राशि 25,000 या उससे कम बनती है और 15 साल से मुकदमा चल रहा है तो वो भी सब छोड़ दिए जाएंगे। दूसरी कैटेगरी आती है जहां संस्थान चालू है, ये तो जहां बंद है उन कैटेगरी में हो गया। जहां चालू है वहां संस्था चालू है और कंप्लायंस करने को तैयार है, तो वो केसेस भी विड्रॉ होंगे। उनमें क्या होगा, जो आउटस्टैंडिंग की धनराशि है, देय राशि है, जिसमें अंशदान तथा ब्याज तथा डैमेजेस सभी मिलाकर 25,000 या 25,000 से कम है, इसमें डैमेजेस जुड़ा हुआ है, यदि डैमेजेस जोड़कर 25,000 या 25,000 से कम है तो वो भी केस विड्रॉ होंगे। तीसरी, इसमें
जहां 30% ऑफ कंट्रीब्यूशन और ब्याज देने को तैयार है। जो आपने असेसमेंट किया था, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, आपने कहा कि 30% पर ले लीजिए और मैं ब्याज भी दूंगा और ये भी दूंगा, तो उन केसों में भी नियोक्ता के सभी केस विड्रॉ किए जाएंगे। इसी की दूसरी कंडीशन यह है कि जहां विवाद धारा 85C के तहत नॉन सबमिशन ऑफ रिटर्न है, पैसा जमा हुआ है लेकिन रिटर्न सबमिट नहीं हुआ है, तो वहां क्या कंडीशन होगी? उनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो वो संस्थान जो बंद हो चुके हैं, जिनके नियोक्ता का कोई पता नहीं चल रहा है, या देय धनराशि जमा है और रिटर्न नहीं है, वो सब केस विड्रॉ कर लिए जाएंगे जो संस्थान बंद है। और जो संस्थान चालू है और जहां सभी भुगतान पूर्ण है लेकिन ब्याज की रकम बकाया है, तो उनको भी विड्रॉ करने की बात की जाएगी कि इंटरेस्ट को कैसे डील किया जाए। जहां डिक्लेरेशन फॉर्म देर से जमा किया है, जहां वर्तमान में कंप्लायंस पूरी है, पहले डिक्लेरेशन देर से किया लेकिन आज कंप्लायंस पूरी है, और दुर्घटना या उस कंपनी में कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई डेथ हुई या कोई घटना दुर्घटना घटी, उन सब का सेटलमेंट, उन सब केसों का सेटलमेंट हो चुका है और विवाद पिछले 3 सालों से लंबित है, तो वो विवाद भी इस कैटेगरी में सेटल होंगे। अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम के तहत जो हमने सेक्शन N में बात की थी, जो पैरा N था इसका, जिसमें बात की थी कि कुछ इंसेंटिव जो पैनल एडवोकेट्स हैं उनके लिए और जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स या स्टाफ मेंबर्स होंगे उनके लिए। आइए उसको क्लियर करते हैं। तो 2500 रुपए पर केस अंडर सेक्शन जो केस लगे हैं 75, 82 और आर्टिकल 226 के तहत, उनमें जो पैनल एडवोकेट्स होंगे उनको 2500 रुपए पर केस, और जो ESI के सेक्शन 85A, E और G के तहत लगे हैं उन सब केसों में 1000 रुपए पर केस के हिसाब से उन पैनल एडवोकेट्स को ESI की तरफ से भुगतान किया जाएगा। अब बात आती है जो ESI के ऑफिसर्स और स्टाफ के लोग इसमें काम करेंगे, उनको कुछ ऑनरेरियम डिपार्टमेंट की तरफ से निश्चित किया जाएगा, उसकी अलग पॉलिसी है, उस हिसाब से समय समय पर भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो मैटर ऑफ प्राइड है इस स्कीम का वह यह है कि जो टॉप 10 RO रीजनल ऑफिस या सब रीजनल ऑफिस होंगे, उनमें जिनकी परफॉर्मेंस दी बेस्ट होगी, परफॉर्मेंस के आधार पर उनके स्टाफ के लोगों को उन ऑफिस को फैसिलिटेट किया जाएगा। तो जो फैसिलिटेशन की प्रोसेस है उसको ऑनरेबल चेयरमैन खुद करेंगे, जो ESI के ऑफिस के लिए मैटर ऑफ प्राइड होगा। इसीलिए इस स्कीम का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर लोगों को अधिक से अधिक बेनिफिट देने की बात की जा रही है। अब मैं बात करता हूं अपनी। यदि आप लोगों को यह स्कीम अच्छी लगती है, यह स्कीम आप हमसे मांग सकते हैं, यदि कहीं नहीं मिल रही है अदरवाइज तो वैसे मिल जाएगी। यदि जो एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन है या ट्रेड यूनियंस की एसोसिएशन है जो इस तरह के केसेस को विड्रॉ करना चाहती हैं, यूनियंस इंश्योर्ड पर्सन के खिलाफ, एम्प्लॉयर अपने खिलाफ, तो यदि उनको जानकारी कम है तो वो हमसे संपर्क करें। पहले मुझे मेरे व्हाट्सएप पर, मैं आपको नंबर और अपना ईमेल एड्रेस दोनों इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप मुझे लिखें पहले ईमेल से या व्हाट्सएप पर भेज करके समय निश्चित करें और फिर हम आपके लोगों को मतलब इंश्योर्ड पर्सन को और एम्प्लॉयर को इसकी पूरी जानकारी देने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए भी हमसे बात कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त यदि लेबर लॉ से संबंधित कोई और आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे समय समय पर चैनल पर वीडियो देख सकते हैं या हमें लिखकर अपनी जानकारी को पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि यह जानकारी आपको अपने उद्योग को सुचारू रूप से चलाने में या इंश्योर्ड पर्सन को अपने समय, ऊर्जा और धन को बचाने में अवश्य मददगार होगी।